नमस्ते, प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने चल रहे हैं जो यूपी टेट जूनियर से संबंधित है। ये प्रश्न सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषयों के प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है, जिसमें 60 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया था कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके अपने उस उत्तर को देते रहेंगे। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण सहायता साधन के रूप में होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में नोट कर लें, आने की अधिकतम लगभग संभावनाएं होती हैं। तो जो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम का तात्पर्य है, ये आपका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, जो कि विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो कौन सा है जो प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे नेपियर पट्टी जो होती है ये TML के तहत प्रयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी नेपियर पट्टी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो किस प्रदेश में पाए जाते हैं, यही बताना है इसमें। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले कौन हैं, उनके नाम बताना है। तो ये हेटनर ने जो है सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये प्रश्न था, आप लोग को मालूम ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी, ये भी आप लोग को मालूम ही है। तो सबसे अधिक जो अवसाद ढोती है वो अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में है, कौन शांत जलवायु माफ कीजिए शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो, वेसुवियस, कराकाटोआ या स्ट्राम्बोली। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। इसी पहले सही होने के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन किससे संबंधित है। तो मूल्यांकन जो संबंधित है वो छात्रों के कौशल के विकास के लिए जो होता है, ये मूल्यांकन उसी से संबंधित है। जैसे कि छात्रों को जो सिखाया गया है उसका जो है उनके विकास में कितनी वृद्धि हुई है, इसी के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर समान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो कक्षा में जो शिक्षण होना चाहिए वो परस्पर संवाद होना चाहिए। जैसे टीचर अध्यापक के प्रति या समूह में अध्यापक मतलब जैसे टीचर या क्या कहते हैं साथ छात्र के प्रति संवाद, या कह सकते हैं सामूहिक रूप से छात्र छात्र में संवाद। ठीक, तो ये सबसे अच्छा शिक्षण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका परस्पर संवाद सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है सभी लोग को मालूम ही है, कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध उत्पादन जो संबंधित है, ये वर्गीज कुरियन इसके जो हैं प्रेरणता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दुग्ध उत्पादन सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड यानी कोर का निर्माण किन तत्वों के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे लोहा और निकेल के द्वारा जो क्रोड यानी कोर का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है।
वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? जब अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे उस समय जब लॉर्ड मैकाले आए थे तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार जो है प्रचार प्रसार तेज़ी से हुआ था। तो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, ना कि भारतीय प्रथम महिला की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन बी एनी बेसेंट सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो काल है गुप्त काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? थोड़ा बड़ा कर दें जिससे प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख सकें आप लोग। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था वो मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? अच्छा प्रश्न है, इनके नाम पर ही ये शहर का जो है स्थापना किया गया है। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो आगरा का निर्माण इनके सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी बताना है। तो ये जो दूरी है आपकी ये दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, जिसको हम लोग 3.8 के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी सही हो जाएगा। नर्मदा सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे पर की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला भोला भाई देसाई के द्वारा इसकी अध्यक्षता को किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला है इसका भोला भाई देसाई सही होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से ली गई हैं? तो ये जो ईंटों को प्रयोग किया गया है या सिंधु सभ्यता में, तो ये चौहूदड़ों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चौहूदड़ों सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 1959 में पंचायती राज की किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सब यहाँ इसका प्रश्न का ये तात्पर्य है कि जब पंचायती राज को लागू किया गया तो वो भारत का कौन सा राज्य था जो कि 1959 में लागू किया गया था? एक राज्य तो आप लोग जानते ही होंगे राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान यहाँ पे भी है, राजस्थान यहाँ पे भी है। अब अगला बताइए आंध्र प्रदेश और बिहार दो हैं, तो कैसे कन्फ्यूजन हो गया? कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ जो है राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल था थोड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। और यहाँ पे जो सबसे पहले हुआ था वो आंध्र प्रदेश के नागौर जिले में हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका
आंध्र प्रदेश, अगर दोनों जोड़े में दे दे तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में जिसमें कहा गया है कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि कोई भी धन विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक, तो अब पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पे कि संवैधानिक सरकार जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि संविधान की सभी शर्तों के अनुसार जो सरकार होती है वो होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो यहाँ पे करता है तो नहीं होगा, लेकिन अब जो है करता था होगा, क्योंकि 2020 में जो है इसके पद को 2020 यहाँ भाई, तो 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस सभी पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका 12 सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 12 सदस्यों को करते हैं नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सी सही होगा 12। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है कि किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये जो विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका धर्मपाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है ये बताना है। चलिए अच्छा प्रश्न है, बताइए कि कालीबंगा जो राज्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? इसका तात्पर्य यह है कि पद से अपने हटा सकता है उनके पद से। ठीक, तो वो कौन सा कारण है? तो वो कारण है कि राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख जो है नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, इस कारण से ये उसको जब चाहे हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये बताना है इसमें। तो इसमें राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए कि ये 500 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किस अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान अधिकारों को संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो ये जो सोनालिका है ये फसल की प्रजाति है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी गेहूं सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, बाजरे के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए वो भी प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज का उपयोग किया जाना चाहिए बाजरे का? तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पानी की बचत होती है? तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा आंसर पहला ऑप्शन सही होगा, टपक सिंचाई विधि के द्वारा जो है सबसे अधिक पानी की बचत किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे आवश्यकता होती है वहीं पे पानी को पड़ता है, बाकी पानी जो है अनाज यानी बेकार का नहीं हुई होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला टपक सिंचाई विधि सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है?
तो यहाँ पे जो गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है वो कल्ले निकलते हैं, जब कल्ले निकलने शुरू होते हैं तो उसी को प्राथमिक क्रांतिक अवस्था मानी जाती है गेहूँ की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कल्ले निकलना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो मृदा का अध्ययन या पादप वृद्धि जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है कि वह जो है इडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक यानी बोलना और अभिव्यक्ति किसी चीज़ को प्रस्तुत करना की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पे जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो सभी आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला भी सही होगा, दूसरा तीसरा सही होगा, तो तीनों ऑप्शन तो सही नहीं होंगे, तो ऑप्शन चौथा जो है एक सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी आधारों पे जिसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे जो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, कृषि तो है, चलिए, कानून व्यवस्था भी देखती है राज्य सरकार, भूमि एवं राजस्व भी देखती है, ये जो लेखपाल होते हैं कानूनगो होते हैं सब करते नहीं हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे नागरिकता जो ऑप्शन सी है ये जो है राज्य सूची का विषय ना होकर के संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नागरिकता। अगला प्रश्न है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फसल कौन सी है? अनुक्त फल जो है किसके द्वारा सब जो है फल बनाया जाता है, किस फल के द्वारा जो है मुरब्बा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे वैसे आंवला सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको संतरा माना है, ठीक। तो यहाँ पे आंवला आप लोग लगाइएगा, कन्फ्यूजन भरा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस 131 नंबर को छोड़ते हैं, इसको क्लियर करके बताया जाएगा, ठीक। चलिए, या आप लोग इसके कमेंट करके बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो उसमें जो ठोस की मात्रा पाया जाता है घुलनशील वो 65% को 65 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला के तत्व होते हैं, तो चित्रकला के तत्व जो होते हैं किस तरह से होते हैं ये बताना है। तो वहाँ पे वर्ण एवं तान भी होना चाहिए, पोत एवं अंतराल भी होना चाहिए, रेखा एवं रूप भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, विरोधी रंग कौन से हैं? अच्छा प्रश्न है, विरोधी रंग के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं वो लाल हरे होते हैं, ठीक है, और इनको मिला देते हैं तो काला ही हो जाता है सब कुछ। चलिए यहाँ पे ऑप्शन पहला लाल हरा सही होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की भाई जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है, तो सबसे पहले कौन सा शैली जो है थी इसी के क्रम में बढ़ते क्रम में जो है चुनना है, यानी घटते क्रम में समय के अनुसार। तो 36 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वहाँ पे सबसे पहले मुगल शैली थी, फिर पहाड़ी शैली थी, फिर कंपनी, फिर उसके बाद बंगाल शैली, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो सारंगदेव के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो आपका ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला है, आमद शब्द किससे संबंधित है? कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहें। तो आमद शब्द जो संबंधित है वो आपका गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा, गायन से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंची टाप एक बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है जो किस फसल में लगती है, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, और ये नकदी फसलों में भी लगती है। तो इसमें जो इस समय केले का खेती हो रहा है यहाँ पे केले, बंची टाप यहाँ पे बीमारी केले में लगती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी केला सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को लेते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि
फर्टिगेशन का संबंध किससे है? तो चलिए देखते हैं कि फर्टिगेशन का संबंध किससे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, जल और उर्वरक देने से इसका संबंध है। डी ऑप्शन, जल और उर्वरक देने से इसका संबंध होता है। फर्टिगेशन, फर्टिलाइजेशन कहा ना जाता, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि जल और उर्वरक यानी खाद दे रहे हैं फसलों को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो भोजन में जो सबसे अधिक कैलोरी होती है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, वसा। ठीक, वसा में जो है सबसे अधिक, भोजन में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वसा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला। और वसा में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो 9 होती है। ठीक, 9 कैलोरी के बराबर, एक वसा में 9 कैलोरी के बराबर जो है यहाँ पे, मतलब एक वसा में 9 कैलोरी के बराबर इसको जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक, चलिए वहीं पे कार्बोहाइड्रेट 4 मिलते हैं, प्रोटीन फिर 4 मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो मांसपेशियां जो है हमारी शरीर बॉडी की, वो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, जब भी? तो चलिए बताइए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। आज आप लोग भी जान जाएं कि व्यायाम का करने का समय क्या है। वैसे जानते तो होंगे ही, लेकिन ये जो होता है व्यायाम करने का समय प्रातःकाल खाली पेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, जानते भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो उदर में, उदर का तात्पर्य है पेट में या वक्षीय में या मुंह में? तो ये कपाल में होता है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1872 में सबसे पहला फुटबॉल का मैच खेला गया था। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में है कि सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो इन्हें बैडमिंटन के लिए सैयद मोदी को जो है भारतीय राष्ट्रीय पदक जो मिला था, ये बैडमिंटन के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 147 का जो, तो ओलंपिक में ध्वजों की ध्वज में जो होता है उसमें जो चक्र बने हैं उसमें 5 चक्र बने हैं। ठीक, और पांचों जो चक्र बने हैं वो अलग अलग कलर के बने हैं, और ये जो अलग अलग कलर के बने हैं ये अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। कॉन्टिनेंट का तात्पर्य है कि महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिटेल जो है आप लोग जानना हो तो गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है। खेलते होंगे कबड्डी, चलिए बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? तो कबड्डी में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं एक पारी में। ठीक, यानी एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राग पालू किस वर्ग में आता है? तो इसका वर्ग है संकीर्ण वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न सेट का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसका उपनाम गलत है? तो वाजिद अली जो है इनका उपनाम अख्तर पिया है, शांता प्रसाद मिश्र का उपनाम गुदई महाराज है, या महबूब खां का उपनाम दरस पिया अगला है, इनायत हुसैन का नाम प्राण पिया। तो इसमें जो उपनाम गलत है वो चौथा ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत है। इनायत हुसैन का नाम प्राणपिया नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पे हम लोग लगभग जो है 60 प्रश्नों को कवर किए हैं। आप लोग बताएंगे कितने प्रश्न आपके इसमें सही हुए हैं। चलिए ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।